नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जीआरएफ 4 बार नेट पास। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही शानदार, क्योंकि देखो हर एक बार हम सवालों को छांट कर लाते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में वो आ सकें। ठीक है, तो हमारा महासंग्राम क्लास शुरू हो चुका है। एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 का ये क्लास नंबर 252 है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं महासंग्राम क्लास को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पहले मिल चुकी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे नेट हिस्ट्री, ऑल स्टेट सेट हिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी टीजीटी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो जेबी स्टडी पॉइंट के ऐप डाउनलोड कीजिएगा और वहां जाकर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां थ्योरी क्लास, पीडीएफ, डेली 300 सवाल कराए जाते हैं आपको। ठीक है, अगर आपको हमारी ये बुक खरीदनी हो, भारतीय इतिहास का प्राचीन भारतीय इतिहास चैप्टर वाइज है और मध्यकालीन भारतीय इतिहास चैप्टर वाइज है, इनको आप खरीद सकते हैं। हमारा नंबर है 8218345167, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला सवाल, और हर एक सवाल में आपको कम से कम 30 सेकंड मिलेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी फटाफट चलेंगे क्योंकि आपके पास में समय कम है और हम आपके समय का दोस्तों। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक ही मां के पति के पिता के इकलौते पुत्र का ए से क्या संबंध है? पुत्र, पुत्री, माता, पिता। देखो ऐसे सवाल जब आते हैं ब्लड रिलेशनशिप के तो आपको कैसा करना चाहिए? आपको पूछ रहा है एक की माँ, यानी कि इस ए को आप अपने ऊपर लीजिए। जैसे कि मैं ए हूँ, ठीक है, मैं ए हूँ और मैं क्या हूँ? एक मेल हूँ, यानी कि मेल मतलब चौकोर गोला। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ए। ध्यान समझिएगा, ए की माँ मेरी मम्मी, बी। ठीक है, इसको गोला कर लो आप। ठीक है दोस्तों, ए की माँ मेरी मम्मी, ए को आप अपने आप मानिए। ए की माँ के पति यानी कि मेरे पिताजी। ठीक है, ए की माँ यहाँ तक आ गया, के पति यहाँ तक आ गया, के पिता यानी कि इनके पिता, के इकलौते पुत्र यानी कि जब मेरे दादा हैं, दादा के जो बेटे हैं मेरे पिताजी हैं और वो इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, इकलौते कैसे है दोस्तों? इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो इकलौते पुत्र का ए से क्या संबंध है, यानी कि इनसे जो है इसका, इनसे यानी कि मेरे पिता का मुझसे क्या संबंध है? तो कितना सिंपल सवाल है। देखो, मैं ए हूँ, या आप अगर कर रहे हैं तो आपने आपको ए मानो, आपकी मम्मी, आपके पिताजी, आपके दादाजी। ठीक है, तो आपके जो पिताजी हैं, आप में पिताजी लगेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर। देखो कितना हल्का सवाल है ना? इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। जेबी स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कीजिएगा और जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं ऐसी ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आइए दूसरा सवाल। 5 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम खत्म हुए हैं। मैं निम्न में से किसने गोल्ड मेडल
नहीं जीता है। अगर देखो बात करें कि कितने गोल्ड मेडल प्राप्त हुए तो 60 बन करना, ठीक है, कितने करोगे 60 बन करोगे 61। जिसमें अगर पूछे भाई गोल्ड मेडल कितने प्राप्त हुए तो 22 गोल्ड मेडल प्राप्त हुए। अगर पूछे सिल्वर मेडल तो 16 प्राप्त हुए। अगर ब्रांज पूछे या कांस्य पूछे तो 23 प्राप्त हुए। ठीक है, टोटल पूछे तो 60 बंद करना। अब पूछेगा आपसे कि भाई किसने इन चारों में से, पहला है बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया और अंशु मलिक में से किसने गोल्ड मेडल नहीं प्राप्त किया है। तो दोस्तों बजरंग पुनिया ने किया है, ठीक है, साक्षी मलिक ने किया है, आपके सामने साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, परंतु अंशु मलिक ने क्या किया है, अंशु मलिक दोस्तों सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए हम चित्र सहित लेके आते हैं ताकि आप देखो सवालों के माध्यम से और चित्र के माध्यम से उसको सही से देख सको। और देखो ये दोस्तों एक टेक्निक होती है कि हम देखने के, अगर कोई हम चीज़ को पढ़ रहे हैं और उसको हम देख लें तो जल्दी समझ में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थापित किया जाएगा। दोस्तों 3D, देखो आपने 2D देखे होंगे, 3D एकदम ऐसा लगेगा जैसे सचित्र हमारे सामने हो। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, मुंबई, पुणे, भोपाल, बेंगलुरु। बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ लॉन्च किया जाएगा स्थापित। तो राइट आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पर है दोस्तों, ये कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है, पहले इसका नाम था बंगलौर, अब नाम रख दिया है बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना। विद्यारथ यानी कि एक रथ बनाया है, विद्या का रथ स्कूल ऑन व्हीकल परियोजना इस टाइप का है। ठीक है, तो वो किस राज्य में शुरू किया गया है ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल लाया जा सके। पहला है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हीकल परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ठीक है दोस्तों, तो और देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है ये शुरू किया गया है आपके सामने ऑप्शन नंबर फर्स्ट असम में। ठीक है, असम में इस समय भाजपा की सरकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस। देखो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और आ सकता है ये सवाल, क्योंकि देखो हाइड्रोजन हो, क्योंकि पर्यावरण हमारी एक यूनिट है, उससे नए जो आविष्कार हो रहे हैं वो जरूर आता है। ठीक है, तो भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया गया है, मुंबई, नई दिल्ली, पुणे या नागपुर। देखो इसकी दोस्तों क्या खास बात है कि 0 कार्बन उत्सर्जन करती है और ये मेड इन इंडिया में बनी हुई है और फुल एसी है और बिल्कुल ये कार्बन 0 उत्सर्जन करती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुणे। ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट को देश को समर्पित किया गया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल मिलाया जाएगा। ठीक है, 20%।
जिससे जो ईंधन है की बचत होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, मिजोरम, नागालैंड। ठीक है दोस्तों, तो किस राज्य में इथेनॉल प्लांट को लगाया गया है जिससे कि इथेनॉल बनाया जा सके और भविष्य में दोस्तों इथेनॉल से गाड़ी चलेंगे आपको। ठीक है, तो ये लगाया गया है हरियाणा में। ये भी जन और पर्यावरण की का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7, न्यू इंडिया पुस्तक किसके लेखों का संकलन है? देखो बहुत बेहतरीन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये। न्यू इंडिया पुस्तक किसके लेखों का संकलन? देखो मैंने पहले कहा था कि आपके लिए मैं बिल्कुल सेलेक्टेड सवाल लाता हूं। कैसे? सेलेक्टेड सवाल, छांट छांट कर। पहला ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और प्रमोद महाजन। न्यू इंडिया पुस्तक किसके लेखों का संकलन है? 30 सेकंड है आपके पास में, तो राइट आंसर है अरुण जेटली, अरुण जेटली। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है यदि वह 12वां बर्थ दिशा एंटी क्लॉकवाइज 90 मुड़ता है और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है तो वह किस दिशा की ओर खड़ा है? देखो ऐसे सवाल जब आ जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ऐसे बनाना है और क्या करोगे आप? पूर्व किसी भी दिशा में हो भाई, आपको जो रियल दिशा है वो नहीं करना है, आपको ऐसे लगाना है। आपका मुंह जो ऐसे होगा तो सबसे ऊपर होगा आपका उत्तर, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरीके से लगाना आपको। आप दोस्तों कैसे भी खड़े हो आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, अब जान लो कि भाई 12वां बर्थ दिशा या एंटी क्लॉक यानी कि जो घड़ी घूमती है, ये घड़ी है। ठीक है, ये 12, ये 3, ये 6, ये 9। देखो घड़ी की सुई घूमती है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से घूमते हैं, यानी कि 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 ये। और जो एंटी क्लॉक होता है, एंटी क्लॉक ये घूमती है इस तरीके से, यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत। ठीक है, क्लॉकवाइज हो गया, इस तरीके से घूमेगी, और एंटी क्लॉक घूमेगी इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से। ठीक है, तो ये कह रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, सवाल है आपके सामने। ठीक है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ये 0 डिग्री है। ठीक है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का दोस्तों होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। और इनके बिल्कुल बीच में कैसा होगा? बिल्कुल बीच में होगा दोस्तों 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, और ये यहाँ से यहाँ तक का होगा 90। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कि एक व्यक्ति का मुख, जो मुंह है वो दक्षिण पश्चिम की ओर है, यानी कि यहाँ पर खड़ा है व्यक्ति और वो दक्षिण पश्चिम की ओर है। दक्षिण पश्चिम यानी कि आधा दक्षिण और आधा पश्चिम, यानी कि दक्षिण और पश्चिम के बीच में। दक्षिण यहाँ है, पश्चिम यहाँ, यानी कि इस तरफ घुमा हुआ है, यानी कि वो 45 यहाँ है, 45 यहाँ है। ठीक है, बिल्कुल आधा। यदि वह 12वां बर्थ एंटी क्लॉकवाइज, इस तरफ नहीं, एंटी क्लॉक घड़ी की सुई के विपरीत घूमे और 90 मुड़ता है, यानी कि इस तरफ न चलकर वो इस तरफ चलता है। 45 यहाँ हो गया तो 45 यहाँ हो गया, तो वो अब यहाँ पर आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आ गया वो व्यक्ति। ठीक है, अब ये कह रहा है क्योंकि वो ऐसे घूमा, ठीक है, ऐसे घूमा, अब और फिर दक्षिणावर्त दिशा यानी कि क्लॉकवाइज
क्लॉक वाइज यानी कि वो फिर ऐसे चलेगा, तो 45 यहाँ हो गया, 45 यहाँ हो गया और 45 यहाँ हो गया, ठीक है। तो 45 क्या होते हैं 135, तो यहाँ से वो क्लॉक वाइज चलता है यहाँ तक, यहाँ चला वो 135 डिग्री। तो अब कह रहा है कि भाई अब वो ये दिशा जो है वो क्या है, देखो ये दिशा देख लो, ये दिशा देख लो, तो अब वह किस दिशा की ओर खड़ा हुआ है, तो किस दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर, यानी कि बेस्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कितना आसान सवाल है दोस्तों, ठीक है, आपने लगाया भी होगा सभी ने। अगर मेरा समझाना आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कोविड-19 वैक्सीन के सुई मुक्त संस्करण को, यानी कि अभी तक दुनिया में जो भी कोविड-19 की वैक्सीन थी वो सुई लगाकर, ठीक है, आपने देखा होगा सुई लगाकर लगाई जा रही थी, परंतु अब एक नई टेक्निक आई है सुई मुक्त, यानी कि देखो आप देख पा रहे होंगे, यानी कि नाक में एक स्प्रे हो रहा है, उस टाइप का एक टीका बनाया गया है, ठीक है। कोविड-19 वैक्सीन के सुई मुक्त संस्करण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन, भारत, चीन, रूस, अमेरिका। देखो कितने बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आए हूँ मैं आपके सामने, और बिल्कुल सेलेक्टेड सवाल। तो राइट आंसर है चीन। चीन ने दोस्तों एक ऐसा टीका बनाया है जो सुई मुक्त है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आपके सामने चित्र भी है। एनजीटी ने कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने के लिए किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कचरा, जो भी कचरा निकलता है कूड़ा करकट, उसको सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया, और इस वजह से राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उस पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? केरल, उत्तराखंड, असम, पश्चिमी बंगाल। देखो ये ऐसे सवाल हैं दोस्तों, बिल्कुल हमारी यूनिट से हैं और बिल्कुल लेटेस्ट सवाल हैं, ठीक है। लेटेस्ट और यूनिट से मिलाकर ये 100% आपके एग्जाम में आते हैं ऐसे सवाल, ठीक है। तो राइट आंसर है पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, ठीक है। उत्तराखंड और असम में दोस्तों बीजेपी सरकार है, वहाँ कम्युनिस्ट की सरकार है, और यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार, स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड प्रदान करता है? नीति आयोग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, या नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय। देखो सवाल को समझिएगा, स्मार्ट जो सिटी हैं, यानी कि जो भी शहर हैं उनको स्मार्ट बनाने के लिए, जो भी शहर स्मार्ट बन चुके हैं, जो स्मार्ट बनने के लिए तत्पर आगे बढ़ रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको एक अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो उसका नाम है स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार। तो कौन सा मंत्रालय देता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ठीक है। हमारे देश में इसने 100 स्मार्ट सिटी अवार्ड दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ईबी बैटरी सुरक्षा मानकों पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के प्रमुख कौन हैं? पहला ऑप्शन है केलकर, टाटा नरसिंह राव, एस चंद्रशेखर, या नीमापति राव। देखो अब आने वाला समय दोस्तों बैटरी का है, ठीक है, क्योंकि बैटरी कम कार्बन उत्सर्जन करती है, जो हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी लाभदायक है, ठीक है। तो ईबी सुरक्षा मानकों पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गठित विशेष समिति के प्रमुख कौन हैं?
बहुत ही बढ़िया सवाल है और आ सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी टाटा नरसिंह राव हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी करा रहे हैं हम ताकि आपका समय बच सके। क्वेश्चन नंबर 13 है, सन 2022 में शिक्षक दिवस की थीम क्या थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को। पहला है शिक्षक बढ़ते संकट के बीच भविष्य की नई कल्पना। दूसरा, शिक्षा वसूली के केंद्र में। तीसरा, शिक्षक संकट में अग्रणी भविष्य की फिर से कल्पना करना। ठीक है, और चौथा, इनमें से कोई नहीं। देखो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है और टीचिंग एप्टीट्यूड का सवाल है। ठीक है, और हायर एजुकेशन का भी सवाल है ये। सन 2022 में शिक्षक दिवस की थीम क्या थी? देखो सबको पता होना चाहिए दोस्तों, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को। उस समय भारत सरकार ने इसकी थीम जो रखी थी वो थी शिक्षक बढ़ते संकट के बीच भविष्य की नई कल्पना। ये जो है इसका थीम था। क्वेश्चन नंबर 14, मिसाइल बराबर 49 तो टॉप बराबर क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों 2 सेकंड का सवाल है ये, 2 सेकंड का सवाल है। 49, 36, 9, 27, बिल्कुल 2 सेकंड का सवाल है। कैसे? आप जल्दी करिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए, फिर बता रहा हूं। थोड़ा सा पानी पी लूं मैं, तब आपको इस सवाल का सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, मिसाइल 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 अक्षर है ये। 7 गुणा 7, 7 अक्षर में 7 गुणा कर दी, बराबर हो गए 49। तो TOP, टी ने 1 2 3, 3 में गुणा कर दी 3 की, बराबर 9। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 9। बिल्कुल ट्रिकी सवाल है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने मासिक वेबिनार श्रृंखला इग्निटिंग यंग माइंड्स कायाकल्प नदियों के 9वें संस्करण का आयोजन किया। इस संस्करण का विषय क्या है, थीम क्या है? वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संचयन, वर्षा जल का विनाश या वर्षा जल की बचत। देखो ये ऐसे सवाल हैं जो हमारे यूनिट से भी हैं और करंट अफेयर का भी सवाल है। ठीक है, दोनों टाइप के सवाल हैं ये, और ऐसे सवाल आजकल आ रहे हैं जिस पर हमारी सरकार फोकस कर रही है। ठीक है, इसलिए ये सवाल दोस्तों बहुत वाजिब हैं। ठीक है, सवाल को समझिएगा। हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने मासिक हर महीने का एक वेबिनार शुरू किया है होगा, जिसकी थीम रहेगी एग्रीटिंग यंग माइंड्स कायाकल्प नदियाँ। ठीक है, तो उसका जो थीम है वो है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा जल संचयन। यानी कि वर्षा का जो जल है वो संचयन इकट्ठा किया जाएगा। किस तरीके से किया जाएगा ये देखिए, ये घर है। ठीक है दोस्तों, ये घर है और इस घर को का जो पानी है वो इस तरीके से जाके एक कुंड में जमा होगा। ठीक है, और इस पानी को जो है आप प्रयोग में कर सकते हैं। ठीक है, नदियों में डाल सकते हैं या कहीं भी आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वर्षा का जल सबसे स्वच्छ होता है। वर्षा जल संचयन जल संचरण का एक भविष्य का एक तरीका है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्देशित भाषण नीति की प्रकृति क्या है? देखो आप याद रखिएगा, इसकी जो प्रकृति है वो 5 + 3 + 3 + 4 है। ठीक है, याद रखिएगा 53 34। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्देशित भाषण नीति की प्रकृति क्या है? तानाशाही, सलाहकार, बाध्यकारी या इनमें से कोई नहीं। देखो आपके सामने 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ नए 5 + 3 + 3 + 4 स्कूली पाठ्यक्रम
ठीक है। कम से कम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी। समग्र विकास कार्ड के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया में पूरी तरह सुधार होगा। सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति पूरी तरह रखी जाएगी। उच्च शिक्षा में GER को 2035 तक 50% तक बढ़ाया जाना। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में विषयों की विविधता होगी। तो फ्रेंड्स, इसको बना गया है सलाहकार, ऑप्शन नंबर बी। देखो इसमें से एक सवाल 100% आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, नई शिक्षा नीति 2020 के स्नातक पाठ्यक्रम में 4 वर्ष की ही भविष्य के स्नातक डिग्री के संदर्भ में सही नहीं है। पहला है, साल के अध्ययन के बाद एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। दूसरा, साल के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। तीसरा, साल बाद स्नातक डिग्री। 4 वर्षीय बहुविषयक डिग्री पसंदीदा विकल्प। चौथा, स्कूली छात्रों की हर साल शैक्षणिक परीक्षा होने के बजाय स्कूली छात्रों की 4 परीक्षाएं होंगी। तो नई शिक्षा नीति 2020 के स्नातक पाठ्यक्रम में 4 वर्षीय भविष्य के स्नातक डिग्री के संदर्भ में सही नहीं है। क्यों सही नहीं है दोस्तों? क्योंकि स्कूली छात्रों की हर साल शैक्षणिक परीक्षा होने के बजाय स्कूली छात्रों की 4 परीक्षाएं होंगी, इसलिए सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, सबसे अधिक कज्जल कालिक, यानी कि जो काजल है, जो काली परत है, काली परत, ठीक है, सबसे अधिक कज्जल कालिक किस से निकलता है? पेट्रोल वाहन से, CNG वाहन से, डीजल से या तापीय शक्ति संयंत्र से। देखो ये सवाल कई बार आ चुका है। कभी पूछता है कि भाई इनमें से कौन जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। कभी पूछता है कालिक कौन सा ज़्यादा करता है। तो कालिक की बात करें दोस्तों, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो काला काला होता है वो सबसे ज़्यादा करता है तापीय शक्ति संयंत्र। देखो आपके सामने, यानी कि जो भी कोयले से जो बिजली बनती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आप देख पा रहे हो कितना प्रदूषण कर रहा है ये। ठीक है, आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 19, मौसम का परिवर्तन किस पर प्रभावी होता है? यानी कि मौसम में जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, उस पर प्रभाव डालने वाले जो कारक हैं, कहते हैं भाई जलवायु परिवर्तन गड़बड़ा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जलवायु जो है उसमें लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे कि 4 महीने की गर्मी हुई, 4 महीने बारिश, 4 महीने ठंड हुई। परंतु अब क्या हो रहा है आप देख भी पा रहे होंगे, कभी हो बारिश पड़ रही है, कभी हो आंधी तूफान आ रहे हैं, कभी सूखा पड़ रहा है। ये दोस्तों जो जलवायु परिवर्तन है ये गड़बड़ा रही हैं, चेंज हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो इसके कारण क्या है? पहला ऑप्शन है भूमि की नदी, वन अग्नि, जैव विविधता या भूमि जल। ठीक है, देखो जलवायु परिवर्तन का जल के विभिन्न स्रोतों पर प्रभाव, नदियों का जल, बर्फीले पहाड़, हाइड्रो पावर, बाढ़, सूखा, कृषि, भूमिगत जल, जल का प्रयोग, जल का स्राव, बांध, आवास। देखो दोस्तों ये जो है सभी भूमिगत जल में जा रहे हैं। और सवाल है मौसम का, जो मौसम में परिवर्तन होते हैं ऑटोमेटिकली और बिना जो साइकिल चक्र है उसके विरुद्ध में जाकर परिवर्तन होते हैं। तो भूमि की नदी, वन में जो अग्नि लग जाती है उसके माध्यम से, जैव विविधता, इनके माध्यम से तो क्या होता है कि अपने आप ही परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
इससे क्या होगा दोस्तों, कभी भी बारिश आ सकती है, कभी भी तूफान आ सकता है, कभी भी मौसम चेंज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार की जलवायु योजना के अंतर्गत 8 लक्ष्यों में से कौन से सम्मिलित नहीं है? सौर शक्ति, अपशिष्ट से ऊर्जा स्थानांतरण, वनीकरण या नाभिकीय ऊर्जा। भारत सरकार की जलवायु योजना के अंतर्गत 8 लक्ष्यों में से कौन सम्मिलित नहीं, यानी कि दोस्तों सरकार ने एक ऐसी योजना लॉन्च की है जिसके माध्यम से हमारे पर्यावरण जलवायु परिवर्तन से हम बच सकें। ठीक है, तो उसमें सौर ऊर्जा को कन्वर्ट करना है, ठीक है, सोलर सेल के माध्यम से, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक है, जिनसे बिजली बनती है, इनके माध्यम से दोस्तों क्या करना है, सौर शक्ति प्रदान करना है। ठीक है, अपशिष्ट से जो भी कूड़ा करकट है उससे ऊर्जा बदलनी है, वनीकरण, वन को बढ़ाना है। ठीक है, और शामिल नहीं है वो है नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा को कम से कम करना है। ये जो है सरकार ने जलवायु योजना के माध्यम योजना हटा दिया इसको, कि भाई इसको जो है कम से कम करना है, और जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, पवन चक्की, इनके माध्यम से हम अपने जलवायु पृथ्वी को बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्रोत कौन सा है? इसका जो फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पहला ऑप्शन है तापीय शक्ति संयंत्र, स्वचालित वाहन, प्रशीतन और वातानुकूलन या उर्वरक। देखो दोस्तों, ये पृथ्वी है और ये जो छाता टाइप है ये ओजोन परत है, ये जो सूरज है ये अल्ट्रावायलेट किरण छोड़ रहा है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणों से सूरज की रक्षा करता है ओजोन परत। ठीक है, और इसी ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचाता है वो पहुंचाता है CFC। ठीक है, नुकसान। तो इसी को कम करने के लिए सरकार योजना बना रही है, लगातार नए नए प्रयोग कर रही है ताकि हमारी पृथ्वी को बचाया जा सके। तो जो CFC प्रयोग होता है वो रेफ्रिजरेटर, AC में होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर और AC में ठंडा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, जापान में मिनीमाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? मिनीमाता एक रोग है जिसमें क्या होता है दोस्तों कि जिसको भी रोग हो जाता है वह लूला लंगड़ा या उसके बच्चे लूला लंगड़े होते हैं। ठीक है, डिसेबिलिटी, ठीक है, अपंगता हो जाती है उस घर में। तो इस फैक्ट्री से दोस्तों ये एक रिसाव हुआ था किसी आपके सामने 4 ऑप्शन है, कैडमियम, सीसा, पारा, आर्सेनिक। इन चारों में से एक का इस फैक्ट्री से रिसाव हुआ था और जापान में फैल गया था, जिसके माध्यम से वहाँ पर अभी भी जो है लोग लूले लंगड़े जो है अपंग पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो वह थी पारा दोस्तों, लोगों ने पारा का रिसाव हुआ और लोगों ने पानी के माध्यम से उसको पिया तो उसमें अपंगता आ गई। ठीक है, तो जापान में बहुत भयंकर एक रोग फैला था, मिनीमाता रोग। क्वेश्चन नंबर 23, कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान लगभग है। देखो आप देख पा रहे होंगे ये आजकल कारखाने हैं कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकाल रहे हैं, कितना लगातार दोस्तों, कितने ये बर्बाद कर रहे हैं पर्यावरण को। तो कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान लगभग कितना है? 15, 3, 6, 10 और नेट 2015 में आ चुका सवाल है ये। ठीक है, ज़्यादा नहीं हुआ है, कमी हुआ है, तो राइट आंसर है 6%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, GUI स्टैंड फॉर। GUI, जैसे ही आप अपने फ़ोन को ऑन करते हैं तो आप GUI से इंटरफेस होते हो, जैसे ही लैपटॉप को ऑन करते हो। ठीक है, जैसे देखो मैं दिखाऊंगा अभी आपको, मैंने ये स्टार पर क्लिक किया, ये जो है GUI है, ये आपके सामने GUI है। ठीक है, तो GUI की क्या फुल फॉर्म है? पहला ऑप्शन है
ग्राफिकल यूसेज इंटरेक्शन, दूसरा गेमिंग यूजर इंटरफेस, तीसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या चौथा है ग्राफिकल यूजर इंटरएक्शन। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कई बार आ चुका है, एग्जाम इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखो मैंने अब बटन दबाया यहाँ पर स्टार्ट पर, तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन खुलेगा जिसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, पीसीआई का क्या फुल फॉर्म है? पार्शियल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, दूसरा है पार्शियल कंपोनेंट इंटरकनेक्शन, तीसरा पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट्स, या पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट्स, ठीक है। तो फ्रेंड देखो, पीसीआई का जो फुल फॉर्म है वो है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, यानी कि बहुत सारे डिवाइसों को अपने अंदर जोड़ता है, पेरिफेरल डिवाइस होता है। और देखो पीसीआई बोलते हैं इसको, यानी कि ये आपके सामने पीसीआई, और एक पीसी होती है एक्सप्रेस, वो ये वाली है, ठीक है, याद रखिएगा। ये मदरबोर्ड पर लगता है पीसीआई, इनमें मेमोरी कार्ड लगता है। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी घटनाओं का जवाब देने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में है। देखो कोई भी कंप्यूटर में एकदम वायरस आते हैं या हमारे देश की सुरक्षा में कोई सेंध लगाता है ना, तो वो जो सुरक्षा प्रबंधन का काम करती है एक एजेंसी है, जो आपको बताना है कैट, डी कैड, सीसीए या आईसीईआर। आपके सामने 20 सेकंड है कमेंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, ठीक है, टेक्नोलॉजी सॉरी, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो भी हमारे सुरक्षा में सेंध लगाएगा, जो भी कंप्यूटर की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, वह यह संस्था काम करती है। क्वेश्चन नंबर 27, सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन नहीं है, आपको 20 सेकंड का समय कमेंट करने के लिए। सर्च इंजन नहीं है गूगल, हॉटबॉट, अल्टा विस्टा, ओपेरा या डगडगगो, ठीक है, डगडगगो। देखो सर्च इंजन का मतलब क्या है दोस्तों? सर्च इंजन यानी कि एक तो होता है आपका सॉफ्टवेयर या ऐप होता है, ठीक है, जो भी डाटा सेव रहता है वो सर्च इंजन पर होता है। कहाँ होता है? सर्च इंजन पर। जैसे कि गूगल है, गूगल दोस्तों आप जानते होंगे भाई, और गूगल से जो कनेक्ट रहता है वो होता है गूगल क्रोम, ठीक है। तो इसमें गूगल आपको दिखाई दे रहा होगा, गूगल सर्च इंजन है, ये है, हॉटबॉट भी है, ठीक है, अल्टा विस्टा भी है, ओपेरा। दोस्तों जो ओपेरा है ये एक सॉफ्टवेयर है या एक ऐप है, ठीक है, क्या है? ऐप या सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर जो किससे कनेक्ट रहता है, यानी कि ये कनेक्ट करता है दोस्तों आपके सर्च इंजन से। यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप एक कुछ डालते हैं इंफॉर्मेशन, और यह किससे लेता है इंफॉर्मेशन?
गूगल से, हॉटबॉट से, अल्टा विस्टा से, ये वहाँ से जहाँ से डाटा सेव रहता है, जो आप कुछ देखना चाह रहे हैं वो सर्च इंजन पर सेव रहता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो नहीं है सर्च इंजन, जबकि गूगल है, याहू है, ask.com है, MSN है, बिंग है, अबाउट है, हॉटबॉट है, अल्टा विस्टा है, डक डक गो है, ठीक है। ये क्या है, जो सर्च इंजन है, यहाँ पर डेटा सेव है। सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है वो गूगल है आपके सामने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन, उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना। दूसरा, अनुसंधान करना, संस्थानों को वित्त पोषित करना, या विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं का मूल्यांकन करना। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29, न्यूपा, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो न्यूपा किससे संबंधित है? शैक्षिक पर्यवेक्षण से, शैक्षिक योग्यता से, शैक्षिक योजना से, या शैक्षिक पर्यवेक्षण से। कई बार आ चुका है। ये कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और ये क्या करता है दोस्तों? ये करता है शैक्षिक योजना में काम करता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल, एन फॉर नेशनल, यू फॉर यूनिवर्सिटी, ई फॉर एजुकेशनल, पी फॉर प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यानी कि ये किसका काम करता है? शैक्षिक योजना का काम करता है। और हमारा आज का लास्ट सवाल, भारत ने अंटार्कटिका पर कौन सी शोध स्टेशन स्थापना की है? दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगा, या इनमें से कोई नहीं। देखो, ये भारत की एक शोध एजेंसी है जो भविष्य के आने वाले जो भी दोस्तों जलवायु परिवर्तन है या जो भी आपदा आने वाली है, यहाँ से पता चल जाता है कि भाई क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये भारत की एक शोध केंद्र है जो अंटार्कटिका पर है, और वहाँ पर 24 घंटा बर्फ पड़ती रहती है, बर्फ रहती है, ठीक है। और वहाँ दोस्तों बहुत यानी कि -100 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो भारत ने अंटार्कटिका पर एक शोध स्टेशन खोला है जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। ये थी हमारी क्लास। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर कोई दोस्तों हमारे नए कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, नवरात्र का ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो नेट हिस्ट्री प्लस पेपर 1, ठीक है, 6 महीने का कोर्स 3000 रुपये का है, 1 साल का 4000 रुपये का है, और 2 साल का 5000 रुपये का है। और इन्हीं कोर्स में नवरात्रों में दोस्तों 1000 रुपये की छूट चल रही है। हमारा नंबर है 8218345167, संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद क्लास करने के लिए। कितने सही हुए कमेंट करके बताइएगा। कमेंट दोस्तों जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय वंदे मातरम।